नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सोनिया गांधी ने लेख लिखकर मोदी सरकार की विदेश नीति पर फिर से सवाल खड़े किए हैं। और जैसे ही सोनिया गांधी ने कहा कि भारत गाजा पर चुप है, भारत फिलिस्तीन के अपने पुराने रुख से पीछे हट रहा है, वैसे ही बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार शुरू कर दिया और इस मसले पर देश की राजनीति गर्म हो गई है। दरअसल इस बार सोनिया गांधी ने अपने लेख में दावा किया कि गाजा में मानवीय संकट बेहद गंभीर है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हजारों बच्चे मारे गए, दसियों हजार घायल हुए और भारत को इस मुद्दे पर नैतिक स्पष्टता के साथ आवाज उठानी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन का समर्थक रहा है। ऐसे में मौजूदा नीति भारत की वैश्विक छवि पर सवाल खड़े कर सकती है। लेकिन यहीं से कांग्रेस खुद सवालों के घेरे में आ गई। बीजेपी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस विदेश नीति जैसे संवेदनशील विषय को भी वोट बैंक की राजनीति से जोड़ रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि भारत की विदेश नीति किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों के आधार पर संतुलित कूटनीति की रही है। अब इस पूरे विवाद में राहुल गांधी की एंट्री ने भी सियासत को और ज्यादा गर्म कर दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी के लेख का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने लिखा कि भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति फिर से हासिल करनी चाहिए, मानवीय मूल्यों को बनाए रखना चाहिए और गाजा के मुद्दे पर नैतिक स्पष्टता के साथ आवाज उठानी चाहिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि भारत इजराइल के रणनीतिक दायरे की ओर बढ़ रहा है, जबकि दुनिया उससे दूरी बना रही है। तो आज इसी खबर पर डिटेल से चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इसके पहले भी सोनिया गांधी ने लेख लिया था, लेकिन इस वक्त सोनिया गांधी का फिर से लेख क्यों सामने आया? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? देखिए, जिस तरीके की बात ये लोग कर रहे हैं, स्वतंत्र विदेश नीति, क्या राहुल गांधी या सोनिया गांधी को समझ आता है कि स्वतंत्र विदेश नीति होती क्या है? इनके दो पूर्व विदेश मंत्री को देखें, अगर शशि थरूर को देखें, शशि थरूर आज किसके समर्थन में विदेश नीति के सवालों पर हैं? शशि थरूर भी विदेश राज्य मंत्री रह चुके थे मनमोहन सिंह की सरकार में। आज वो स्पष्ट तरीके से विदेश नीति के हर सवालों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहते हैं, चाहे अमेरिका भारत के बीच के संबंध हो, अमेरिका रूस के संबंध में भारत की भूमिका हो, या भारत का यूक्रेन और रसिया के युद्ध के बीच हो, भारत का इजराइल फिलिस्तीन विवाद में, या ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस युद्ध में भारत की भूमिका, कूटनीतिक भूमिका, या फिर अरब के देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंध। अगर एक एक करके शशि थरूर के पुराने स्टेटमेंट को देखेंगे, हर मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ वो यही बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बेहतर काम। बिल्कुल, वो खुलकर तारीफ करते हैं और कांग्रेस पार्टी कभी सवाल उठाती है तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने बयान पर कायम हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। यही बात है कि शशि थरूर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति को देखे हैं, यूएन में काम कर चुके हैं, एक बेहतर डिप्लोमेट रह चुके हैं, भारत के विदेश मंत्री, राज्य मंत्री ही सही, लेकिन बनाया गया था इसी आधार पर कांग्रेस की सरकार में। लेकिन दूसरे विदेश राज्य मंत्री आनंद शर्मा हैं, क्या अभी तक उन्होंने कभी खुलकर भारत की विदेश नीति के विरोध में बात की? इस बीच में अब अगर आनंद शर्मा को देखेंगे, विदेशी डेलीगेशन का हिस्सा वो भी थे जब प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशी डेलीगेशन में विपक्ष के नेताओं को रख रहे थे। ये तो कांग्रेस के अंदर के कंफ्यूजन की बात है, क्योंकि सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी, इन दोनों नेताओं को जो अभी समर्थन में और इनके चापलूसों की मंडली समर्थन में आएगी, सोनिया गांधी आज तक कोई वैसे पद पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का हो वो रही नहीं। वो तो डिक्टेट करती थी सरकार को सुपर प्राइम मिनिस्टर बन के, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी नीति नहीं अपनाई। लेकिन उनके समय की नीति को देखिए, अगर मनमोहन सिंह की सरकार, जिस समय विदेश नीति के मामले में भारत इतना नीचे गिरा हुआ था कि अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण ही हर नीति निर्धारित होते थे, ये एक नीति की बात नहीं है, स्वतंत्र विदेश नीति की बात करते हो। अगर स्वतंत्र विदेश नीति होती और आप नेशनल इंटरेस्ट में फैसला लेते तो श्रीलंका के साथ आपके संबंध खराब होते, क्योंकि श्रीलंका भारत का वही परंपरागत दोस्त रहा करता था। लेकिन आपने क्या किया? एक तरफ श्रीलंका में शांति सेना भेजी और उसके बाद जब प्रभाकरन का खात्मा हो गया तो वहां पर मानवाधिकार के मुद्दे पर 2012 में आपने क्या किया? अमेरिका के उस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। अमेरिका तो चाहता था भारत और श्रीलंका के बीच के संबंध खराब हो, और इसलिए जैसे ही आपने समर्थन किया, श्रीलंका का मोह भंग हो गया। धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि भारत को छोड़कर वो
चीन के गोद में बैठना शुरू हो गया। और यही स्थिति थी जो हम्बनटोटा बंदरगाह आज भी श्रीलंका ने चीन को ही लीज पर दे रखा है। भारत की बड़ी कूटनीतिक हार थी। वो तो प्रधानमंत्री मोदी के बाद धीरे धीरे श्रीलंका के साथ संबंध बेहतर हुए, और बेहतर इतने हुए कि 2022-23 में जब वही जासूसी जहाज श्रीलंका का हम्बनटोटा आया था, भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसके बाद श्रीलंका ने उसे वापस भेज दिया। ये भारत की विदेश नीति है, अभी की विदेश नीति है। आपने क्या किया? मनमोहन सिंह की सरकार के समय एक फेल्यूर नहीं हुआ। म्यांमार के साथ संबंध, पड़ोसी देशों की बात है, पड़ोसी देशों के साथ संबंध आपके कैसे रहे? म्यांमार के साथ संबंध ऐसे रहे कि वहां से पूरा चीन से समर्थित आतंकी संगठन नॉर्थ ईस्ट वाले, ये सब म्यांमार के अंदर अपना आतंकी अड्डा बनाए रहे, जैसे पाकिस्तान में बनाए रखते हैं। और आपकी औकात नहीं थी कि म्यांमार की सरकार से कोई डील कर सके कि वहां से आतंकवादियों को भगाओ। आज वही विदेश नीति है कि म्यांमार कहता है आप हमारे अंदर अपनी सेना भेजो और यहां पर आतंकी संगठनों का खात्मा करो, जितने कैंप बने हैं उड़ा दो उसको, हमें कोई परवाह नहीं है। आज स्थिति यह है कि म्यांमार और भारत के बीच भी संबंध बेहतर स्थितियों में पहुंच चुकी है। मनमोहन सिंह की सरकार की बात नहीं है, इससे पहले ये इंदिरा गांधी की सरकारों में क्या हुआ? उनकी स्वतंत्र विदेश नीति थी। उनकी स्वतंत्र विदेश नीति से केवल फिलिस्तीन को लेकर थी। फिलिस्तीन को हमने राष्ट्र का दर्जा दिया, फिलिस्तीन के साथ बेहतर संबंध किए, क्योंकि इन लोगों को भारत के मुसलमानों का वोट चाहिए था। आपने इजराइल जैसे देश को इग्नोर किया। इजराइल की लॉबी, इजराइल की टेक्नोलॉजी, इजराइल का सपोर्ट हमारे लिए ज्यादा बेहतर है या फिलिस्तीन जैसे लोगों का, जो हमास जैसे आतंकी संगठन पालता है? और हमास का संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से है, जिसका लीडर जाकर यहां लश्कर के लीडर के साथ मिलता है। और ये आतंकियों के बीच गठबंधन भारत के खिलाफ ही चलती है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने हमास को पनपने दिया, फिलिस्तीन के साथ बेहतर संबंध रखे रहे। ये संबंध इंदिरा गांधी की फेल्यूर थी और कांग्रेस की सरकार की फेल्यूर थी कि हमने इजराइल को इग्नोर कर दिया, जिससे हम बहुत बेहतर चीजें ले सकते थे। उस समय इजराइल ने ऑफर दिया था कि हम पाकिस्तान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। आपने क्या किया? आपने सोचने पर अपने आप को नेशनल इंटरेस्ट के मामले में भी ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान अगर परमाणु बम नहीं बना पाएगा और इजराइल से सपोर्ट मिल रहा है तो उसमें भी आपको कंफ्यूजन हो गया कि नहीं नहीं, पाकिस्तान के साथ तो बेहतर संबंध कभी भी हो सकते हैं। आज वही एटॉमिक बम का सहारा लेकर वो भारत को धमकियां देता है और पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच, अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी यही हुआ, ये कि दो परमाणु शक्ति संपन्न देश लड़ रहे हैं। अगर दो परमाणु शक्ति संपन्न की जगह एक ही परमाणु शक्ति संपन्न होता, पाकिस्तान के पास नहीं होता, क्या होता? इंदिरा गांधी की सरकार के समय ही यही श्रीलंका के साथ ये संबंध अच्छे करने के चक्कर में इन लोगों ने कच्चा देवो द्वीप श्रीलंका के हवाले कर दिया। ये किस आधार पर किया? एक अपने टेरिटरी के इतना बड़ा क्षेत्र आपने श्रीलंका को बेच दिया और श्रीलंका आपके साथ बेहतर तरीके से आगे रहा भी नहीं, आगे चीन के साथ चला गया। आप ही की नीतियों का प्रभाव था। लेकिन उससे पहले भी जवाहरलाल नेहरू के समय में ये वो विदेश मंत्री भी, पहले विदेश मंत्री, पहले प्रधानमंत्री, और उन्होंने यही मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। मोरलिटी इनका इतना जागृत था। स्वतंत्र विदेश नीति, वामपंथियों का प्रभाव और समाजवाद के नाम पर वामपंथी एजेंडे चलाना, उसी के कारण आपने परमानेंट मेंबरशिप को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि नहीं, अभी तो ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है। चीन में उस समय आंदोलन चले थे और वही माओ त्से तुंग का आंदोलन कम्युनिस्ट बन गया। लेकिन मेन चाइना तो ताइवान ही था, ताइवान मेंबर था। ताइवान को रिप्लेस करके ये लाना था भारत को परमानेंट मेंबर के तौर पर। क्यों नहीं किया? क्योंकि चाइना के साथ संबंध बेहतर बनाने हैं। चाइना के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए हमने अपना परमानेंट मेंबरशिप छोड़ दिया। और ये बात भी शशि थरूर ने हाल फिलहाल में एक किताब लिखी थी, उसमें भी इसका जिक्र किया था। एक किताब में जिक्र किया है कि यूएन के परमानेंट मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल के लेने के लिए नेहरू ने जो तरीके अपनाए वो भारत को हमेशा से खलता रहेगा, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं। चीन के साथ बहुत बेहतर संबंध, हिंदी चीनी भाई भाई खेलते रहे। आपने तिब्बत पर ये कंट्रोवर्सी पैदा करके रखनी चाहिए, एक बफर स्टेट बना के रखना चाहिए था। आपने सबसे पहले सामने आकर कहा नहीं नहीं, तिब्बत तो चीन का हिस्सा होना चाहिए। क्या ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैकमोहन लाइन का कंट्रोवर्सी अभी खत्म नहीं हुआ और तिब्बत को हमने चीन के हवाले कर दिया? अब डायरेक्ट
चीन और भारत के बीच बॉर्डर लगा और फिर संघर्ष की शुरुआत जो हुई, अक्साई चीन पूरा देना पड़ा। आप तो बहुत बेहतर संबंध बना के रखे थे। 1962 में चीन ने फिर अटैक क्यों किया? आप तिब्बत को अच्छा भी, तिब्बत को बुरा भी बना कर रखे। आपने पॉलिटिकल असाइलम दे दिया दलाई लामा को। जो स्थिति इन लोगों के समय रही है, आज भी कश्मीर का विवाद नेहरू की देन है। ये बहुत स्वतंत्र विदेश नीति थी। ये सारे लोगों की विदेश नीति देश से केंद्रित रही है। चाहे मनमोहन सिंह के समय श्रीलंका के खिलाफ मानवाधिकार परिषद में अमेरिका के प्रस्ताव का सपोर्ट करना, क्योंकि उस समय डीएमके की सरकार थी। चाहे फिलिस्तीन के मुद्दे पर, क्योंकि भारत के मुसलमान नाराज हो जाएंगे। चाहे पाकिस्तान के मुद्दे पर कि नहीं, पाकिस्तान के साथ अगर कठोर व्यवहार करेंगे भारत के मुसलमान नाराज हो जाएंगे। चीन के साथ उस समय अगर हम संघर्ष की स्थिति में आएंगे, भारत के वामपंथी नाराज हो जाएंगे। ये इंटरनल पॉलिटिक्स को आपने फॉरेन अफेयर्स में घालमेल कर दिया। और आज सोनिया गांधी, जो कि 10वीं भी पास नहीं हुई है, इनको ऐसे कैम्ब्रिज कहा जाता है, ग्रेजुएट बताया जाता है। ये काउंटी के स्कूल में पढ़ी हुई, चर्च के स्कूल में आज तक विदेश नीति के बारे में जानी नहीं होगी, और आज ये बात कर रही हैं। मिडिल ईस्ट को लेकर भारत की कौन सी विदेश नीति है? ये स्वतंत्र विदेश नीति इसी को तो कहते हैं कि आज की नीति जो है हाइफेनेशन की, कि हम दोनों देशों के बीच और दो देशों के संघर्ष के बीच डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर फिलिस्तीन में इतने लोग मारे गए, अगर गाजा पर अटैक हो रहा है इजराइल का, तो भारत सरकार से पूछ कर देखो कि गाजा में पीड़ित लोगों के लिए कितने आपने सामग्री भेजी, कितना हेल्प किया। भारत सरकार हर कुछ महीने के बाद यहां से राहत सामग्री भेजती है, वहां पर फिर से सेटलमेंट की बात कर रही है, वहां बसावट के लिए भारत के इंजीनियर जा रहे हैं। और क्या करना चाहिए? और क्या ये हम पूरे दुनिया में घूम घूम कर गाजा के लिए इजराइल के खिलाफ सपोर्ट मांगने की जरूरत है? जो इजराइल पाकिस्तान के मुद्दे पर हमारे साथ खड़ा रहता है, जो टेक्निकल सपोर्ट, आर्मी सपोर्ट, स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट देता है। तो जो स्थिति अभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी की है, ये दोनों मिलजुल कर नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं करते, बल्कि इनका एक ही मकसद है, एन केन प्रकारेण फिर से वो कुर्सी मिल जाए, और उसके लिए देश को बेचना पड़े बेच दो, विदेश नीति बेचना पड़े बेच दो, गिरवी रखना पड़े गिरवी रख लो, दूसरे के इशारे पर काम करो। ये जॉर्ज सोरोस जैसे लोग इन लोगों को कठपुतली क्यों बनाता है? वजह यही है कि उसे चाहिए ऐसा व्यक्ति भारत में जो उसके कारोबार को और बढ़ा सके। सोनिया गांधी तो हथकंडा रही हैं जॉर्ज सोरोस के एनजीओ का हिस्सा, और म्यांमार के ड्रग कारोबार में जिन लोगों ने भूमिका निभाई, वहां सैन्य शासन खत्म होने के बाद, उसके बाद से सोनिया गांधी को बनाया गया था उसका को चेयरपर्सन, और वो ही जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर इन लोगों ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को जला दिया, कुकियों का समर्थन किया, जो पूरा ड्रग का नेटवर्क था। आज उसी ड्रग के नेटवर्क को खत्म करने के लिए अमित शाह लगातार मीटिंग ले रहे हैं। ये नार्को टेररिज्म खत्म करने के लिए 2 दिन पहले भी मीटिंग ली थी। तो ऐसी स्थिति हो गई है इस देश में कि इन पॉलिटिकल पार्टियों को विदेश नीति पर भी ऐसी बातें बोलनी है जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर बोलते हैं, इसलिए इनके ऊपर लोगों ने भरोसा करना छोड़ दिया। अब राहुल गांधी यहां हैं या नहीं हैं ये तो पता नहीं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेंगे। सोनिया गांधी जो कि कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं की, राहुल गांधी उन्हीं को देख लीजिए, 2004 से 14 तक ये आपकी सरकारों के बीच में 2-2 टर्म सरकार रही। अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत थी तो कोई मिनिस्ट्री ले लिए होते, लेकिन इन्होंने तो सोचा नहीं मिनिस्ट्री लेंगे तो ये चोर चकाड़ों की सरकार, उस समय इतने घोटाले हुए, राहुल गांधी का भी नाम आता, मनमोहन सिंह का नाम तो नहीं आया। ये भलमनसाहत थी कि मनमोहन सिंह पर शक नहीं करते हैं, ये निरीह प्राणी है, सब कुछ तो सोनिया गांधी देख रही है। तो जो स्थिति अभी कांग्रेस की रही है वो बर्बादी की तरफ चल तो रही है। अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाएगी कि ये जो 99-98 सीट है वो घटकर 19 होगा, जितना कि 18-19% मुसलमानों का यहाँ पॉपुलेशन है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी घरेलू वोट बैंक की राजनीति के चश्मे से देख रही है, और ऐसे समय में जब भारत वैश्विक मंच पर अपनी रणनीतिक भूमिका मजबूत कर रहा है, कांग्रेस सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े करके देश की कूटनीतिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी सोनिया गांधी की लेख का खुलकर समर्थन कर मैदान में उतर आए हैं, और यही कांग्रेस का असली चेहरा भी है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।